मैं दीपा गोस्वामी आपकी हिंदी की शिक्षिका मोनिका एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको यहाँ पर आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू और हिंदी का लगभग संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए, जो हमने व्याकरण का बेस पढ़ा था वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए या जो हम आगे को व्याकरण पढ़ेंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे व्याकरण मतलब समास, छंद, अलंकार ये सब पढ़ेंगे, उसके लिए ये बहुत व्याकरण का बेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद मिले। हमने पढ़ा था व्याकरण। व्याकरण कैसे बना है, किसके युग से बना है, व्याकरण के आचार्य कौन हैं, व्याकरण के भाषा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है और किसने विभाजित किया है, व्याकरण के कितने भेद हैं, वर्ण विचार के आधार पर व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्णमाला, स्वर, स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर, रचना के आधार पर अन्य 11 स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, रचना के आधार पर हमने पढ़ा था मूल स्वर, संयुक्त स्वर, अन्य स्वर के आधार पर हमने पढ़े थे 11 स्वर। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे आयोगवाह। आयोगवाह में हमने पढ़ा था अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग। व्यंजन पढ़े थे, व्यंजन के प्रकार पढ़े थे, उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी हमने 2 भेद पढ़े थे, स्वरतंत्री कंपन, श्वास वायु की मात्रा। स्वरतंत्री कंपन में हमने पढ़े थे सघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। श्वास वायु की मात्रा में हमने पढ़े थे अल्प प्राण, महाप्राण। प्रयत्न के आधार पर हमने पढ़े थे 6 व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, उत्क्षिप्त, संघर्षी और नासिक्य। ठीक है, और हमने प्रयत्न के आधार पर पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, नासिक्य, यहाँ संयुक्ताक्षर और व्यंजन गुच्छ। ठीक है, तो आज हम इसी से लेने वाले हैं एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, या अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई है? नंबर 1 अपिसील, नंबर 2 पाणिनि। मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगी ताकि आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने आपको लगभग रिमाइंड करा दिया है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है। ठीक है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? नंबर 1 ब्लूमफील्ड, नंबर 2 कात्यायन। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं ब्लूमफील्ड। ठीक है, व्याकरण को 3 चरणों में विभाजित करने वाले आचार्य कौन हैं? नंबर 1 पाणिनि, नंबर 2 अपिसील, नंबर 3 कात्यायन, नंबर 4 2 और 3 दोनों। व्याकरण को 3 चरणों में विभाजित करने वाले आचार्य अपिसील और कात्यायन दोनों माने जाते हैं, तो इसका उत्तर हमारा होगा 2 और 3 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भाषा की मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? किसी भाषा की मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? नंबर 1 वाक्य, नंबर 2 वर्ण। तो इसका उत्तर है हमारा
वर्ण। किसी भाषा की मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण विचार के कितने भेद होते हैं? 1, नंबर 2 2, नंबर 3 5, नंबर 4 3। वर्ण विचार के 3 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 52, नंबर 2 49। हिंदी वर्णमाला में 49 वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन माने जाते हैं 52। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारे गिनती के माने जाते हैं वो 52 माने जाते हैं, और जो प्रयोग में लाते हैं वो 49 लाते हैं, 49। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या मानी गई है? नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 3, नंबर 4 5। चलिए बताइए, कुछ सेकंड का समय दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाया हुआ ही है और ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको पढ़ाया हुआ। बैक टू बैक आपको वीडियो मिल रही है, तो एक दिन का पढ़ा हुआ अगले दिन, पिछले दिन का पढ़ा हुआ अगले दिन तक तो याद रहता ही है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 मानी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है? जो पश्च स्वर होते हैं उनकी कितनी संख्या मानी गई है? 3 6 2 1। चलिए बताइए। छः। ठीक है, पश्च स्वर की संख्या मानी गई है 6। विदेशी प्रभाव से हिंदी भाषा में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज, विदेशी, आगत। चलिए बताइए। आगत क्या कहा जाता है? आगत। विदेशी प्रभाव से हिंदी भाषा में आने वाले शब्दों को आगत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवा, व्यंजन, स्वर। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्गों को कहते हैं अयोगवाह। तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है किसका? व्यंजन या विसर्ग? चलिए बताइए। विसर्ग। तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है विसर्ग का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 13, 15, 12। कितनी मानी गई है? 12। अघोष व्यंजनों की संख्या 12 मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 15, 25, 11। चलिए बताइए। कितनी मानी गई है? 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक्य व्यंजन की संख्या कितनी है? 3, 5, 2। नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 5।
कितनी मानी गई है? 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्न, सप्ताह, परिच्छेद आदि प्रकार के शब्द हैं संयुक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ? चलिए बताइए। व्यंजन गुच्छ। सप्ताह, स्वप्न, परिच्छेद ये किस प्रकार के शब्द हैं? व्यंजन गुच्छ। हमारा लगभग व्याकरण का बेस वाला MCQ सहित कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे समास। ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे संज्ञा। पहले हम बेस से लेके चलते हैं तो आगे हमारा पढ़ने के लिए सही रहेगा। तो हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है। तो आपको एक सूचना देते चलो, आप सभी के लिए एक स्पेशल सूचना है। मोनिका एकेडमी में अभी टेस्ट सीरीज का ऑफ़र चल रहा है जो केवल और केवल 299 रुपये में आप ले सकते हैं। ठीक है। और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, तो एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए और 299 रुपये में ऑल एग्ज़ाम के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं 299 रुपये में चल रही हैं। आप एक बार टेस्ट सीरीज पर विजिट करके अवश्य देखिए। धन्यवाद।